नमस्कार। आज जब हम इस लाइव कार्यक्रम में आपके साथ हैं तो हमें याद आता है एक गीत जिसके लेखक ने, जिसके रचयिता ने क्या खूब कहा है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसे मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। जी हाँ बहनों और भाइयों, ये हमदम आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आज रात 10 बजे आपके बीच अपनी आवाज को लेके हाजिर है। कल मेरा एक चैनल पर इंटरव्यू था, इस कारण आपके बीच नहीं आ सका, जिसका मुझे खेद है। और अभी इस कार्यक्रम के ठीक पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर P4 की चर्चा की है। अगर आप P4 के बारे में अत्यधिक जानने के इच्छुक हैं तो हमारे YouTube चैनल पर DR अनिल श्रीवास्तव को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल दबाइए और आज के अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए प्रसारण P4 का आनंद लीजिए। और आज यहाँ पर इस लाइव प्रसारण में हम अपने उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की थी लो ब्लड प्रेशर की, और आज हम चर्चा कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी एक बार अपने नए सुनने वाले साथियों को दोहरा दूं कि ब्लड प्रेशर वास्तव में आर्टरीज द्वारा ब्लड पर लगाया गया वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो रक्त को या ब्लड को बहने के लिए पर्याप्त होता है। अगर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो रक्त की नलिकाओं द्वारा रक्त पर डाला गया दाब जो रक्त को लगातार बहते रहने के लिए प्रेरित करता हो, उसको रुकने के लिए बाध्य न करता हो, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर की दो कंडीशन हमने आपसे कल चर्चा की थी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कंडीशन वो है जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है तो ब्लड झटके के साथ आगे बढ़ता है, तो आर्टरीज फट न जाए, आर्टरीज टूट ना जाए, उसके लिए आर्टरीज स्वयं एक प्रेशर देती है ब्लड पर, और ये प्रेशर ब्लड को सामान्य दशा में बहने के लिए पर्याप्त होता है। इसे हम सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। और डायस्टोलिक कंडीशन जब हमारा हार्ट रेस्ट पीरियड में होता है, एक बार अप और एक बार डाउन के बीच में अल्प समय के लिए वो रेस्ट पीरियड में आता है, उस समय जो आर्टरीज का प्रेशर होता है ब्लड पे, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब आम बोलचाल की भाषा में कह लें या WHO की रिपोर्ट के अनुसार कह लें कि जब हमारा सिस्टोलिक 150 के ऊपर जाता है और डायस्टोलिक हमारा 95 के आसपास पहुंचता है तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर में लेते हैं। यानी 100 से 150 और 60 से 90 ये नॉर्मल कंडीशन है हमारे विभिन्न प्रकार के शारीरिक संगठन के अनुसार ब्लड प्रेशर की एक कॉन्फिडेंस, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ ये ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है। लेकिन जब 150 के बाद यानी 150 mmHg आपका ब्लड प्रेशर की मशीन सिस्टोलिक बताए और डायस्टोलिक 90 से ऊपर 95 के आसपास बताए तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आता है। हाई ब्लड प्रेशर यूं तो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारे किए गए कार्यों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। हम जब फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कुश्ती पहलवानी करते हैं या किसी सभागार में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा विचिंतन के साथ लगातार हमारा धारा प्रवाह बोलना जारी रहता है, या हम किसी गंभीर रोग से ग्रसित रहते हैं जिसमें इस तरह की औषधियाँ चल रही हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारा बढ़ रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी शिकार होता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी में आमतौर से देखा गया है कि उसको झल्लाहट होती है, टेंशन होता है, आंखों भारीपन होता है, सरदर्द होता है, चक्कर आता है, जी मचलाता है, उल्टियां होती हैं। ये तमाम लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को देखे गए हैं।
विशेष करके अगर हम ये मान लें कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी में ये अक्सर देखा गया कि उसको चक्कर लगातार आता रहता है, दिल का धड़कना लगातार, उसका पंप जो हार्ट पंप करता है उसकी धड़कन तेज हो जाती है, पल्स रेट तेज हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा सा खड़ा होता है तो उसको लगता है कि पूरा का पूरा हमारी आंखें गोल गोल घूम रही हैं, सांसें उसकी तेज चलती हैं, उसकी जो नाक के अंदर की जो हवा है वो गर्म गर्म महसूस होती है। जब हार्ट प्रेशर पड़ता है तो हमारे लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है, लंग्स को भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन करना पड़ता है, तो हमारी सांस की दर भी बढ़ जाती है। ये तमाम लक्षण ऐसे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि, और जब लगातार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हमारे धमनियों में या आर्टरीज में बदलाव आता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो भी लगातार कड़ी होती चली जाती हैं, हार्डनेस की ओर चली जाती हैं। कभी बहुत कहीं पर चोट लग जाए और ज़्यादा सूजन हो जाए, स्वेलिंग ज़्यादा आ जाए, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर के बढ़ते देखा गया है। विशेष करके ब्लड प्रेशर उन लोगों को जो ज़्यादा चिंतन करते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ऑफिस वर्क का लोड उनका ज़्यादा रहता है, या ऐसे तमाम कंडीशन पर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एक वो कंडीशन है जब हमारे शरीर के धमनियों में रक्त का संचार बहुत तेज होता है। अब तेज क्यों होता है? क्योंकि ब्लड हमारा डाइल्यूट हो जाता है, हल्का हो जाता है। और हल्का क्यों होता है? क्योंकि उसमें सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाने से कैल्शियम आयन की मात्रा कम होने लगती है, पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ऐसी दशा में हम सोडियम आयन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए या उसको होम्योस्टैटिसिस पे लाने के लिए हम नमक के प्रयोग कम कर देते हैं, और तब कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक आध हफ्ते 10 दिन के लिए जब हम नमक का प्रयोग कम कर देते हैं, सोडियम का प्रयोग कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिस हिसाब से ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता हो, तो फिर हमें देखते हैं कि हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन प्रॉपर हो गया है। जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उसका बहने के लिए वो प्रॉपर है। अब हम एक और उदाहरण देकर के आप नए साथियों को ब्लड प्रेशर समझाना चाहेंगे। ये किसी किताब में लिखी आपको बात नहीं मिलेगी। जैसे आप अपने दरवाजे पर कोई पंपिंग सेट खोल दें और पंपिंग सेट को आप अपने बॉडी का हार्ट मान लें, और उस पंपिंग सेट से एक पाइप लगा दें किसी खेत में पानी जाने के लिए। पाइप ना लगा दें, बल्कि पानी जहाँ गिर रहा वहीं से नाली बनवा दें, और नाली में पानी चल रहा है। आप देखेंगे कि पानी जब पहले अगर पंपिंग सेट स्लो चल रहा है तो पानी बड़े आराम से उस नाली में बहता हुआ उस खेत तक पहुंच जाएगा जहां आपका टारगेट है। लेकिन जब आप पंपिंग सेट को तेज चलाते हैं, उसकी स्पीड तेज होती है किन्हीं कारणों से, यानी आपके शरीर का हार्ट किन्हीं कारणों से तेज पंप करता है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं। तो जब पंपिंग सेट आपका तेज चलने लगता है तो पानी बहुत तेजी के साथ नाली में गिरने लगता है। तो नाली अगर पतली है या नाली कमजोर है, उसके अगल बगल रखी हुई मिट्टी का प्रेशर कम है, दबाव कम है, तो वो पानी आगे बढ़ने के बजाय नाली को तोड़ करके बाहर की ओर भागने का प्रयास करता है। और तब आप क्या करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, गांव में किसान लोग फावड़ा लेकर के पूरे नाली को देखते चलते हैं, पानी जा रहा है, नाली कहीं कट तो नहीं गई है, क्योंकि चलते चलते नाली, पानी का प्रेशर नाली पर पड़ता है तो नाली बार बार टूट जाती है। फिर आप जब वहां पे मिट्टी रख देते हैं, अर्थात आप उस आर्टरीज पर, अगर आप नाली की मेढ़ को आप अपनी आर्टरीज मान लें, तो जब उस आर्टरीज पर आप इतनी मिट्टी रख देते हैं कि वो पानी के बहाव को रोक लेता है और नाली को नहीं तोड़ पाता है, तो पानी फिर अपने आप बहता रहता है। वही कंडीशन हमारे शरीर में जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, आर्टरीज को तोड़ने का प्रयास करता है, तो आर्टरीज उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर देती हैं। तो जो प्रेशर आर्टरीज ब्लड पर देता है वही हमारा ब्लड प्रेशर की मशीन बताता है। अब उसकी कंडीशन हमने आपको बताया कि 150 से सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में 90 to 95 पर जब जाता है तो इसको आप बढ़ा मान लें, क्योंकि 100 से लेकर के और 150 के बीच में हम नॉर्मल मानते हैं, और 100 के नीचे अगर उतर रहा है तो कल हमने चर्चा की थी लो ब्लड प्रेशर की। अब इन दोनों दशाओं में सबसे पहले ब्लड प्रेशर के रोगी को चेयरफुल एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, हंसते बोलते रहना चाहिए, अपने डेली रूटीन को करते रहना चाहिए, अपने दैनिक खान पान के जो तौर तरीके हैं उन पर उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा
गरिष्ठ भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए जो देर में पचे। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने चाहिए। बॉडी में पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए और नियमित दैनिक कार्यों के साथ साथ नंगे पैर आपको टहलना भी चाहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपने लान में अपने गमलों के साथ बागवानी कर सकते हैं, अपनी छत पर टहल सकते हैं। कुछ देर आप फिजिकल वर्क में एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और साथ में अपने खान पान को भी नियमित रखें। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो मूल बात है कि आपको अपने बॉडी वेट को भी नियंत्रित रखना पड़ेगा। स्लिम बॉडी वालों को, जैसे हमारे जैसे लोग जिनको आप दधीच की हड्डियां कह सकते हैं या नर कंकाल कह सकते हैं अपनी भाषा में, हमारे जैसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों कंडीशंस की बहुत रेयर केस में देखे जाएंगे हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन जो फैटी बॉडी के हैं, जहां पे एडिपोज टिश्यू उनके बॉडी में बढ़ रहा है, वो हार्ट पर भी प्रेशर डाल रहा है, आर्टरीज पे भी प्रेशर डाल रहा है। और एडिपोज टिश्यू अगर बढ़ेंगे तो फिर वो आर्टरीज को भी मोटा करेंगे, आर्टरीज भी हार्ड होने लगेगा, तो आर्टरीज अंदर की ओर प्रेस नहीं हो पाएगा, तो फिर ब्लड का प्रेशर फिर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी मोटे लोगों को या हैवी बॉडी वालों को अपने बॉडी वेट को भी नियंत्रित रखना चाहिए। बॉडी वेट अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो ये संकेत आप मान लें कि आप ब्लड प्रेशर के रोगी भी हो सकते हैं। इस नाते बॉडी वेट को नियंत्रित रखें, ग्लूकोज का लेवल भी नियंत्रित रखें, अपने खान पान को दुरुस्त रखें। और इसके साथ फिर आती है बात हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों की। अगर आपका ब्लड प्रेशर नियमित बढ़ा हुआ है, आपका मतलब आपके रोगी का, तो फिर जैसा कि हम अपने खान पान में बताते हैं कि हम क्या दें, दवा वही रहेगी। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लो एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा का कोई बदलाव नहीं है। आप वही देंगे L2 C8 Ver2 सुबह शाम 2 बार खाने के पहले। और CNS प्लस अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कल हमने आपको लो ब्लड प्रेशर में आरी की बात की थी, आज यहाँ हाई ब्लड प्रेशर में सिर्फ हम एक दवा चेंज करते हैं, वहां पे हम WE का प्रयोग करते हैं। हम CNS के साथ WE का प्रयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में आता है। सोडियम आयन की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कंट्रोल में आती है और हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। इस नाते आपको याद रखना है कि CNS प्लस WE ये हमको 10-10 ड्रॉप लेना है। वहाँ पे हमने आरी आपको 5 ड्रॉप बताया था, चूंकि आरी का फंक्शन इंक्रीज करता है, लेकिन WE और CNS का रेशियो बराबर रखना है, 10-10 ड्रॉप। और L2 C8 Ver2 ये 20-20 ड्रॉप्स आप सुबह शाम भोजन के पहले दें। और CNS प्लस WE ये 10-10 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम 3 बार दें। और रोगी को लगातार 1 महीने तक खिलाने के बाद आप इसको रोक दें। कल मैं एक टीवी के चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था और संयोग से वहाँ पर हमारा विषय भी था ब्लड प्रेशर ही, और शायद उसका प्रसारण आज रात होगा, तो आपको कल उसका लिंक भी मैं सुबह दे दूंगा, आप उसको सुनेंगे। हमारे रिपोर्टर ने हमसे पूछा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवा खिलाई जाती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी क्या तरीका है कि आप दवा जीवन भर खिलाएंगे या कुछ समय के लिए खिलाएंगे? तो मेरा जवाब था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हमने दवा जीवन भर खिलाया तो हम होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन कर पाएंगे? हम जब एक बार ब्लड प्रेशर का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ले जाते हैं तो हम बॉडी को उसी नॉर्मल कंडीशन पे अपने रख रखाव के साथ अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन करके हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को रोक देते हैं 1 महीने 1.5 महीने खिलाने के बाद। और फिर रोगी को सलाह देते हैं कि आप ये अपने खान पान में ये परिवर्तन कर लें। यानी कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम रोगी को जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवा नहीं देंगे और ना ही उसको दवा का आदी बनाएंगे। हम उसके दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करके उसके बदलाव लाएंगे और दवा के साथ जैसे हम होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन कर पाएंगे उसके बाद दवा को रोक देंगे। अगर जरूरत होती है तो हम उस दवा को 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर उसको साथ दवा पर रखें ये हम सलाह कभी नहीं देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चलते चलाते हमारा फोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9793252355 को याद कर लें। हम आपके साथ सदैव हैं। अगर आप अपने रोगी का वीडियो कॉल हमसे कराते हैं, उसके मर्ज के बारे में हमसे समझते हैं, तो बहनों और भाइयों, हमारे प्यारे चिकित्सक साथियों, याद रखें कि जब आप हमसे अपने गुरु के रूप में हमको याद करते हैं तो गुरुदक्षिणा यानी हमारी परामर्श शुल्क हमें देना ना भूलें, क्योंकि बिना शुल्क के, बिना गुरुदान के ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि आप हमसे अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे नियम का पालन करें, हमें पहले परामर्श शुल्क भेजें और फिर हमसे
आप अपने रोगी की सलाह लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे हमारे आपके बीच का एक अनुशासन भी बना रहेगा और नए आने वाले साथियों के लिए एक प्रेरणा भी रहेगी। इसको मेरा अहंकार या एज ए स्पेशलिस्ट आप ना समझें कि मैं एज ए स्पेशलिस्ट बन के आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं पूरे भारत के रोगियों की दवा नहीं कर सकता, दवा आप ही करेंगे, रोगी आपके पास ही जाएगा, केवल मेरी सलाह आप तक पहुँचेगी। तो बस नमस्कार, शुभ रात्रि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।